होता है जो सीधे दिल को, आत्मा को छू जाता है? आज हम इसी महान संगीत परंपरा के पीछे छिपे रहस्यों को खोलने वाले हैं। एक ऐसे कोड को समझेंगे जो हजारों सालों से कलाकारों और सुनने वालों दोनों को अपनी गिरफ्त में लेता आया है। तो आखिर सवाल यही है कि ये जो सोल स्टरिंग साउंड है, ये आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का इमोशन है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस भी है? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक और खूबसूरत है। जी हाँ, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक कोड है, एक बहुत ही सटीक, बहुत पुराना सिस्टम जो साउंड के, मतलब ध्वनि के सबसे छोटे कह सकते हैं एटम से बना है। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं और इस पूरे सिस्टम को एकदम स्क्रैच से, बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी बड़ी रचना की तरह संगीत भी अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ये कहानी शुरू होती है साउंड की उस सबसे छोटी यूनिट से जिसे हमारा कान सुन सकता है। इस यूनिट को कहते हैं श्रुति। इसका मतलब ही है जो सुनाई दे, श्रूयते इति श्रुति। इसे संगीत की दुनिया का एक एटम समझ सकते हैं, ध्वनि का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसे हम पहचान पाते हैं। और हाँ, ये कोई भी रैंडम शोर नहीं है, बल्कि एक म्यूजिकल साउंड है। अब जरा इस सिस्टम की प्रिसिशन देखिए। हमारे शास्त्रकारों ने एक सप्तक यानी एक ऑक्टेव के अंदर ऐसी 22 अलग अलग श्रुतियों को पहचाना है। 22। ये पिच का एक बहुत ही बारीक डिवीजन है। इसको ऐसे समझिए कि जहां वेस्टर्न म्यूजिक में दो नोट्स के बीच एक ही सीढ़ी होती है, यहां पर कई छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, और यही बारीकी इंडियन म्यूजिक को वो गहरी फील, वो मीनाकारी वाला टच देती है। इसी वजह से एक कलाकार दो सुरों के बीच की उस छोटी सी जगह में भी इमोशंस को बयां कर पाता है। तो ये जो 22 श्रुतियों का एक पूरा समंदर है, म्यूजिशियंस इसमें से कुछ खास जगहों को चुन लेते हैं। इन्हीं चुने हुए स्टेबल और सुनने में अच्छे लगने वाले साउंड पॉइंट्स को स्वर या नोट कहते हैं, और यही वो साउंड्स हैं जो किसी भी मेलोडी का बेस बनते हैं। अब इन स्वरों के भी दो मेन टाइप्स होते हैं। पहले हैं शुद्ध स्वर, जो अपनी नेचुरल फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, और दूसरे हैं विकृत स्वर, जो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर या नीचे होकर म्यूजिक में एक अलग रंग, एक अलग वैरायटी भर देते हैं। तो एक आर्टिस्ट के पास कुल मिलाकर पैलेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं 7 शुद्ध स्वर, फिर इसमें जोड़ते हैं 4 कोमल यानी फ्लैट स्वर, और फिर एक तीव्र यानी शार्प स्वर। इन सबको मिला दें तो बन जाता है 12 स्वरों का एक पूरा सेट, जिससे कोई भी संगीतकार किसी भी राग को बनाता है। ये जो 7 शुद्ध स्वरों का पूरा एक ग्रुप है ना, सारे गामा पाधानी, इसी को सप्तक या ऑक्टेव कहते हैं। और नॉर्मली एक आर्टिस्ट 3 मेन सप्तकों में परफॉर्म करता है: मंद्र यानी लोअर ऑक्टेव, मध्य यानी मिडिल ऑक्टेव, और तार यानी हायर ऑक्टेव। इससे उन्हें अपनी कला को एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है। तो ठीक है, अब हमारे पास म्यूजिक की अल्फाबेट यानी कि स्वर तो आ गए हैं, पर इन अक्षरों से शब्द और फिर वाक्य कैसे बनते हैं? इसके लिए हमें चलना होगा संगीत की आत्मा तक, यानी राग की दुनिया में। तो आखिर ये राग है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये रूल्स का एक सेट है, एक मेलोडिक फ्रेमवर्क, या कह सकते हैं कि हर राग का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। ये तय करता है कि कौन से स्वर लगेंगे, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, और ओवरऑल मेलोडी का मूड कैसा होगा। प्राचीन ग्रंथों में इसकी एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा मिलती है: यो सौ ध्वनिर्विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषिता रंजको जनचित्तानाम सचर रागः उदाहरितः। इसका मतलब है कि ध्वनि की वो खास रचना जो स्वरों और उनके मूवमेंट से सजी हो और सुनने वालों के मन को रंग दे, वही राग है। मतलब इसका मकसद सिर्फ टेक्निकल होना नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन बनाना है। हर राग की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है जो कुछ नियमों से बनती है, और ये नियम कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये उस पर्सनालिटी को एक शेप देते हैं। जैसे हर राग एक पेरेंट स्केल यानी थाट से पैदा होता है। उसमें कम से कम 5 स्वर तो होने ही चाहिए। उसका एक फिक्स्ड रास्ता होता है, ऊपर जाने का जिसे आरोह कहते हैं, और नीचे आने का जिसे अवरोह कहते हैं। और सबसे मजेदार बात, हर राग में एक वादी यानी किंग नोट और एक समवादी यानी क्वीन नोट होता है। ये दोनों स्वर राग की पूरी कहानी बताते हैं। हाँ, और जो बेस नोट है सा, उसे कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब रूल्स के ऊपर एक चीज है, रंजकता, मतलब मन को खुश करने, उसे रंगने की पावर। तो अगर राग संगीत की आत्मा है, तो फिर ताल है उसकी धड़कन, उसका हार्ट बीट। मेलोडी बिना रिदम के अधूरी है। तो चलिए
अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के दूसरे सबसे जरूरी पिलर यानी रिदम को समझते हैं। रिदम की दुनिया में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है लय का। लय मतलब टेम्पो यानी म्यूजिक की स्पीड, कि टाइम का वो एक जैसा फ्लो है जिसपे पूरा संगीत चलता है। और इस फ्लो की 3 मेन स्पीड्स होती हैं। पहली विलंबित लय यानी बहुत स्लो टेम्पो जो अक्सर परफॉर्मेंस की शुरुआत में एक माहौल सेट करती है। दूसरी मध्य लय यानी मीडियम टेम्पो जो सबसे कॉमन है। और तीसरी द्रुत लय यानी फास्ट टेम्पो जो म्यूजिक को अपने क्लाइमैक्स तक ले जाती है। तो इस लय को एक स्ट्रक्चर में कैसे बांधा जाता है? देखिए, सबसे छोटी यूनिट है मात्रा यानी एक बीट। अब इन मात्राओं के एक फिक्स्ड ग्रुप से बनता है ताल, जो कि एक पूरा रिदमिक साइकिल है। इस साइकिल का एक पूरा चक्कर कहलाता है आवर्तन, और इस पूरे साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट बीट है पहली बीट, जिसे कहते हैं सम। सम वो पॉइंट है जहां म्यूजिशियन और तबला प्लेयर बार बार आकर मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो एक कमाल का सेटिस्फैक्शन फील होता है। ओके, तो हमने म्यूजिक की 2 पावरफुल धाराओं को समझ लिया है। एक तरफ राग की मेलोडिक फ्रीडम और दूसरी तरफ ताल का स्ट्रक्चर्ड रिदम। अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। एक परफॉर्मेंस की शुरुआत अक्सर आलाप से होती है। ये राग का एक बहुत ही धीमा, मेडिटेटिव और बिना रिदम वाला एक्सप्लोरेशन होता है। इसमें आर्टिस्ट राग की पर्सनैलिटी, उसके सुरों और उसके मूड को धीरे धीरे ऑडियंस के सामने खोलता है। ये बिल्कुल एक खाली कैनवस पर रंग भरने की तैयारी करने जैसा है। और जब यह आलाप खत्म होता है तब एंट्री होती है तबला प्लेयर की, जो ताल का ठेका बजाना शुरू करता है। ठेका किसी भी ताल का बेसिक पैटर्न होता है, उसकी पहचान। ये वो मजबूत नींव है, वो हार्ट बीट है, जिस पर सिंगर या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अपनी कला की इमारत खड़ी करेगा। और बस इसी पल असली जादू होता है, जब राग की क्रिएटिव और आज़ाद उड़ान ताल के डिसिप्लिन्ड और साइक्लिकल स्ट्रक्चर से मिलती है, तो म्यूजिक में एक नई जान आ जाती है, एक नई एनर्जी। ये सिर्फ साथ साथ चलना नहीं है, ये एक डायलॉग है, एक बातचीत। सिंगर या वादक राग के अंदर अपनी इमेजिनेशन को पंख देता है, और तबला प्लेयर ताल के साइकिल के साथ उसे सपोर्ट करता है, कभी कभी चैलेंज भी करता है, और फिर दोनों सम पर एक साथ आकर उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। ये फ्रीडम और स्ट्रक्चर का, इमोशन और मैथमेटिक्स का एक कमाल का संगम है। तो अब जब इस कोड के बेसिक एलिमेंट्स श्रुति, स्वर, राग और ताल पता चल गए हैं, तो अगली बार जब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनने का मौका मिले तो क्या सिर्फ धुनी सुनाई देगी, या उसके पीछे का स्ट्रक्चर, उसके किंग और क्वीन नोट्स और उसकी रिदमिक जर्नी भी महसूस होगी? ये कोड अब सबके पास है।